बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड के बच्चों का स्वागत करते हैं। आज जिस विषय वस्तु को हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं वो है 2023 के कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। सरसरी निगाह से उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है कि एमील पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है एमील पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प तो 4 दिए हुए हैं। काम्ट दिए हुए हैं, प्लेटो दिए हुए हैं, रूसो भी दिए हुए हैं, अरस्तु दिए हुए हैं। अगर आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि एमील की रचना रूसो ने की है। इस एमील पुस्तक को इन्होंने 5 खंडों में विभक्त किया है। तो ये किसकी पुस्तक हो गई? रूसो की। आइए ये भी जान लेते हैं कि काम्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी। काम्ट की पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। काम्ट की पुस्तक का क्या नाम है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इसी प्रकार प्लेटो की पुस्तक का नाम है दी रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? दी रिपब्लिक। अरस्तु की पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स या सिर्फ आप पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, यह अरस्तु की पुस्तक है। तो इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में जरूर याद रखिएगा कि ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। रूसो के बारे में आज पूछा गया तो कल काम्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, प्लेटो के बारे में भी पूछा जा सकता है और अरस्तु के बारे में भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मरिया मॉन्टेसरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मरिया मॉन्टेसरी ये आदर्शवादी नहीं हैं, ये पूरी तरीके से प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रही हैं। तो इसमें विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। बाकी आपके प्लेटो भी आदर्शवादी थे, महात्मा गांधी भी आदर्शवादी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री रहे हैं। बस इसमें मरियम मॉन्टेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है आपका कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही है, यह कथन किसका है? ठीक, तो इसके उत्तर में 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला जॉन डीवी है, दूसरा प्लेटो है, तीसरा कांट है और चौथा अरस्तु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। इन्होंने कहा कि शिक्षा विकास है, विकास करना है और अभिवृद्धि करना ही जीवन कहलाता है। चौथा प्रश्न है शिक्षा प्राप्त करने के लिए पवज्जा संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए पवज्जा संस्कार होता था। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है गुरुकुल शिक्षा पद्धति, दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, तीसरा है मुगल कालीन शिक्षा पद्धति और चौथा है बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पवज्जा संस्कार पूछा गया है। पवज्जा संस्कार देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार होता था। कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा ये लगभग सेम ही चीज है कि गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी वो वैदिक कालीन रही है। तो वैदिक कालीन में भी आपका उपनयन संस्कार रहा होगा, उपनयन संस्कार था और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में भी उपनयन संस्कार था। मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में जब आप पढ़ेंगे तो एक संस्कार रहा बिस्मिल्लाह संस्कार। तो उसमें बिस्मिल्लाह संस्कार तो बचा क्या आपका? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति। तो पवज्जा संस्कार जो होता था वो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में पाया जाता है। इसके पश्चात जो आपका अगला प्रश्न है 5वां, वो है पांचवा प्रश्न है आपका कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विधा के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। अपराध विधा के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। कौन सा ऐसा विषय था जो अपराध विधा
के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है नीति शास्त्र, यह अपराध शास्त्र के अपराध विधा के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। छठा प्रश्न है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला 1937, दूसरा है 1986, तीसरा है 1938 और चौथा है 1940। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो लागू हुआ था वह 1937 में हुआ था। और जब वर्धा की बात आती है तो यह भी जान लीजिए कि इसको बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका आयोजन महात्मा गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर यह हुआ था। इसके पश्चात जो अगला 7वां प्रश्न है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, उच्च शिक्षा का जो केंद्र था वह कौन था? तो मकतब भी शिक्षा का केंद्र था, मदरसा भी शिक्षा का केंद्र था, दरगाहें भी शिक्षा के केंद्र थे और खानकाहें भी शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन इसमें अंतर है, मकतब प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा। तो आपका प्रश्न यही पूछा है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र, तो आपका यह दूसरा विकल्प जो मदरसे हैं यह सही होगा। तो मकतब प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा के लिए मदरसे, तीसरा दरगाहें। तो दरगाहें आप जान ही रहे हैं, किसी की कब्रगाह जहाँ पर जाकर के अपनी नमाज अदा करते थे। और खानकाहें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि खानकाहें क्या था, तो ये एक ऐसा निवास स्थान था जहाँ पर इस्लाम धर्म के जो संत होते थे, जो उलेमा वगैरह होते थे, उनके एक निवास स्थान होता था। क्या होता था? निवास स्थान। ये एक प्रकार का निवास स्थान रहा जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान इस्लाम धर्म के वहाँ पर निवास करते थे। 8वां प्रश्न है आपका कि बाल देवो भवः यह शिक्षा शैक्षिक विचार किसकी थी? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला फ्रोवेल, दूसरा रूसो, तीसरा गिज्जू भाई और चौथा आपका जॉन डीवी। शब्द से ही स्पष्ट है बाल देवो भवः। तो किसी पाश्चात्य संस्कृति के विचारक ने इस तरह की भाषा का प्रयोग तो किया नहीं होगा, ये किसी भारतीय विचारक ने ही किया होगा। तो फ्रोवेल आपके पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, रूसो आपके पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन डीवी आपके पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं। बच गए इसमें गिज्जू भाई बधेका। तो इन्होंने ही बाल देवो भवः की शैक्षिक विचारधारा को जन्म दिया। जब इनकी बात आती है तो एक प्रश्न इसमें और भी पूछा गया है डीएलएड में कि मूंछों वाले चाचा किसको कहा गया है? तो मूंछों वाले चाचा गिज्जू भाई को कहा गया है। गिज्जू भाई की जब बात आती है तो इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। पहली पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और दूसरी पुस्तक है जो बहुत बार पूछी गई है, दिवा स्वप्न। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है कि प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा इनकी प्रथम पुस्तक और दूसरी पुस्तक इनकी जो है वह दिवा स्वप्न है। आपका जो अंतिम प्रश्न है, नवा प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 विकल्प हैं आपके। इसका जो पहला विकल्प है 22 अप्रैल, ये आपका सही है। बाकी आपका 17 फरवरी गलत है और आपका 8 जून भी गलत है और आपका 11 फरवरी भी गलत है। युग धर्म कहा जाता है। 10वां प्रश्न है युग धर्म कहा जाता है तो परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, तीसरा विकल्प है ए और बी, पहला और दूसरा आपका, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो युग धर्म कहा जाता था वो परिवर्तनमान मूल्यों को कहा जाता था और शाश्वत मूल्यों को कहा जाता था। तो इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, चलिए आपके 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय तैयार हो गए। अब आइए 11वें प्रश्न की तरफ। अभी जैसे मैंने बताया कि गिज्जू भाई बधेका मूंछों वाले चाचा कहे जाते हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। अब वो आ गया प्रश्न, बार बार ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आंख मूंद करके आप टिक लगा दीजिए गिज्जू भाई बधेका। बाकी आपके महात्मा गांधी हिंद स्वराज इन्होंने लिखी है। महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज। विवेकानंद की जब हम बात करेंगे तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये इनकी पुस्तकें रही हैं। जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हम करेंगे तो भारतीय शिक्षा
में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, और इन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी उनमें मुख्य जो पुस्तक थी वह थी दी भगवत गीता, पहली पुस्तक, भारतीय दर्शन, और जो इनकी तीसरी पुस्तक है वो मुख्य उपनिषद है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तकें हो गई। अब आपका जो है 12वां क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो नो डाउट इसमें हिंदी आपका सही होगा, अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला, उर्दू को भी नहीं मिला और फारसी को भी नहीं मिला। तो संविधान में हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा मिला है। तीसरा प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा को कहा जाता है? तो जब कभी हम दूरवर्ती शिक्षा को पढ़ते हैं तो उसमें पत्राचार शिक्षा भी उसको कहा गया है, उसमें स्वतंत्र अध्ययन भी उसको कहा गया है, दूरस्थ शिक्षा भी कहा गया। तो इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वह उपर्युक्त सभी आपका सही होगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। 4 विकल्प आपके दिए हैं, जॉन डीवी दिया है, फ्रोवेल दिया है, एडम्स दिया है, सुकरात दिया है। तो जब बात द्विमुखी की आती है तो इसमें एडम्स को ही सही माना जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो ये परिभाषा एडम्स की है। और जब कभी जॉन डीवी की बात आएगी तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक, तो तब हम जॉन डीवी को लगाएंगे, लेकिन जब द्विमुखी प्रक्रिया की बात आती है तो हम एडम्स को यहाँ लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका 15वां और अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पीय का, कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा? जब हम कभी राजनीति विषय को पढ़े होंगे तो यह बहुत मुख्य परिभाषा है लोकतंत्र की, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। और इसमें पहला जो विकल्प है अब्राहम लिंकन, यह सही है। बाकी यह वाइड वोर्ड की परिभाषा भी नहीं है, सीले की भी परिभाषा नहीं है, महात्मा गांधी की भी परिभाषा नहीं है। बहुत प्रचलित परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन है। ठीक है, तो बच्चों आज हम बहुत कम समय में आपको 2023 में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगली कक्षा में हम 2023 में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।